जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आगामी 30 सितंबर को 67वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स सुनिश्चित है। इस क्रम में जैसा कि आप जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में एक श्रृंखलाबद्ध एक सीरीज लेकर आई हुई है। तो उस क्रम में हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत की जनगणना का विश्व की जनगणना के साथ तुलनात्मक अध्ययन, बिहार स्पेशल का अध्ययन कर चुके। इसमें हम करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम प्रमुख, जैसे ये सक्सेस बूस्टर सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत हम प्रमुख सूचकांकों, प्रमुख दिवसों, प्रमुख थीमों, सैन्य अभ्यासों और जीआई टैक्स इत्यादि या बिहार से संबंधित उन तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं जिनकी संभाव्यता बीपीएससी में पूछे जाने की अधिक है। चूंकि परीक्षा निकट है, कम दिन शेष बचे हुए हैं, तो इस दृष्टि से हम समस्त पर ध्यान न देकर सफल बनाने वाले तथ्यों पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि संभाव्यता जिनकी अधिक है, परीक्षा में जो पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो आज हम सक्सेस बूस्टर सीरीज का शुरुआत करें। इसमें आज हम सूचकांकों के अध्ययन करेंगे, भारतीय पुरस्कारों का अध्ययन करेंगे, वैश्विक पुरस्कारों का अध्ययन करेंगे और सैन्य अभ्यासों का अध्ययन करेंगे। जो सम्मेलन हुए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और आपसे अपेक्षा है कि यदि आपने पढ़ रखा है तो हमारे साथ उसको रिपीट करते चलिए, रिवाइज करते चलिए। यदि नहीं पढ़ा है तो या तो आप नोट कर ले या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं वर्ष 2022 से। इससे संभाव्यता अधिक है, चूंकि सितंबर आ गया है माह, तो बहुत अधिक पीछे से पूछे जाने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि परीक्षा निकट है, तो हम केवल वर्ष 2022 के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है, दिवस हैं, थीम हैं, केवल उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। क्योंकि चूंकि अब सितंबर नवा माह चल रहा है, तो इनकी संभावना अधिक है। 2021 से पूछे जाने की संभावना कम है। तो यदि हम सैन्य अभ्यास की बात करें वर्ष 2022 के, तो जो जून में हम माहवार पीछे की ओर जा रहे हैं, तो जून, मई, इस तरीके से हम पीछे की ओर चलते जाएंगे। तो जो जून में जो सैन्य अभ्यास हुआ, EX संप्रति X, EX संप्रति X भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, और यह थल सेना से संबंधित सैन्य अभ्यास था। और जेसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में हुआ। पहले हमने माह लिया है, फिर सैन्य अभ्यास का नाम लिया है, कौन से इसके देश, या बहुपक्षीय रहा, द्विपक्षीय रहा, कौन से इसके किन देशों के मध्य हुआ, और किस सेना का महत्वपूर्ण ये है, किस सेना से संबंधित है, किस सेना का सैन्य अभ्यास हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, ये श्रृंखला, ये सीरीज ली गई है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ये माह बहुत जरूरी नहीं है, इस सैन्य अभ्यास का नाम ध्यान रखना है, किनके बीच हुआ ये ध्यान रखना है। बहुत अधिक संभावना नहीं होती कि यह पूछा जाए कि किस सेना का था, थल सेना का था, नौ सेना का था या किसका था। और ये याद रखना है कि कहाँ हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ ये याद रखना है। तो जून हमने देख लिया, EX संप्रति X हमने देख लिया, भारत बांग्लादेश का है, थल सेना से संबंधित है, और जेसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में हुआ। अब हम देखते हैं आगे EX खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। EX खान क्वेस्ट एक्सरसाइज ये बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत से इसमें देश शामिल है, लगभग 16 देश इसमें शामिल है, 16 देश इसमें शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल था। इसीलिए भारत के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। और यह भी थल सेना से संबंधित था, और यह मंगोलिया में आयोजित हुआ था। EX खान क्वेस्ट एक्सरसाइज मंगोलिया में आयोजित हुआ था। अब हम कॉर्पट ये 38वां कॉर्पट, ये सैन्य अभ्यास है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ, और ये नौसेना का था। अच्छा, इसके 2 चरण हुए। पहला चरण कहाँ हुआ, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। अंडमान में हुआ पहला चरण, कहाँ, अंडमान सागर में हुआ, 13 से 15 जून के बीच। और दूसरा चरण जो हुआ वह मलक्का सागर में हुआ, 23 और 24 जून में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। बोंगो सागर ये मई में हुआ, ये एक्सरसाइज मई में हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ बोंगो सागर, और ये तीसरा संस्करण था। इसे हम बोंगो सागर 3 भी कह सकते हैं, बोंगो सागर 3 भी इसे हम कह सकते हैं। ये तीसरा संस्करण था, भारत और बांग्लादेश का था, और यह नौसेना का था। यह बांग्लादेश में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ संपन्न? बांग्लादेश में संपन्न हुआ। और इसके भी 2 चरण, पहला चरण तो बांग्लादेश में हुआ, और दूसरा चरण जो हुआ वो बंगाल की खाड़ी में हुआ। पहला चरण बांग्लादेश में
और दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में। वरुण 20वां वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। ये नौसेना का था और अरब सागर में हुआ। अरब सागर का मतलब क्या हुआ? अरब सागर का मतलब ये क्षेत्र अरब सागर का क्षेत्र, ठीक, अरब सागर में हुआ। फिर खंजर नौवां खंजर सैन्य अभ्यास, खंजर उसका नाम है, सैन्य अभ्यास का नाम है। नौवां अभ्यास हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ और यह थल सेना का था। बाकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ, याद रखिएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ, कब हुआ? अप्रैल में हुआ, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 9th, ठीक है। डस्टलिक थर्ड या डस्टलिक तृतीय, यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, यह भी थल सेना का था और यह उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। लेमिटिये 2022, ये 9वां संस्करण था, भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। यह थल सेना का था और कहाँ हुआ? सेशल्स में हुआ। कहाँ हुआ? सेशल्स में हुआ। आगे चलते हैं। स्लिनेक्स 22 भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। नौसेना का था और इसका जो पहला चरण हुआ वह विशाखापत्तनम में हुआ था। पहला चरण विशाखापत्तनम में हुआ था स्लिनेक्स का, और दूसरा जो चरण हुआ था वह बंगाल की खाड़ी में हुआ था। ईस्टर्न ब्रिज 4, ठीक है, भारत और ओमान के बीच में हुआ और यह वायुसेना का था। भारत और ओमान के बीच में हुआ, वायुसेना का था और यह कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ था। भारत ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज 4, यह वायुसेना का सैन्य अभ्यास था। यह राजस्थान के जोधपुर में हुआ। फरवरी में धर्म गार्जियन 2022 या धर्म गार्जियन 2022, ठीक है, भारत और जापान के बीच में हुआ। यह थल सेना का था। यह बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। धर्म गार्जियन कहाँ हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में। और भारत और जापान के बीच हुआ था। अगला है मिलन 2022 या मिलन 2022, ठीक है, मिलन 2022। यह बहुपक्षीय रहा, मतलब 2 से अधिक देश शामिल थे इसमें। यह नौसेना का था और कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। नौसेना मतलब जल सेना, ठीक है। अब आगे चलने से पहले जो हमारी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज रन किए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने वाले हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी संक्षिप्त सूचना दे दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट जो बीपीएससी की ये मैराथन सीरीज चलाई जा रही है, एक श्रृंखलाबद्ध रूप में ये श्रृंखलाएं चल रही हैं। तो हम यदि बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी के मेंस के दृष्टिकोण से 22 की परीक्षा चूंकि अब होने वाली है, तो इस दृष्टिकोण से 22 की भी टेस्ट सीरीज चल रही थी और 23 के में प्रवेश जारी है, 23 का भी टेस्ट सीरीज जारी है, ठीक है। प्रीलिम्स 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है अपने यहाँ यूपीएससी का। अब हम यूपी पीसीएस की बात करें तो मेंस 2022 और 2023 दोनों के टेस्ट सीरीज रनिंग है और प्रीलिम्स 2023 के टेस्ट सीरीज भी अपने यहाँ जारी है। आप उसमें इंक्वायरी या एडमिशन के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से संस्थान CSET का बैच लेकर आ रही है। लगभग 80 से 90 घंटों में आपके CSET जो प्रारंभिक परीक्षा में एक बाधक के रूप में हिंदी भाषी या बहुत अंग्रेजी भाषी छात्रों के लिए भी होता है, अभ्यर्थियों के लिए भी होता है, तो 80 से 90 घंटों में CSET पर एक व्यापक श्रृंखला शुरू की जाएगी और पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा कि इस कक्षा में जो भी पढ़ा जाए उससे बाहर CSET के प्रश्न न आए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आप इससे भी संबंधित जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने स्लॉट बुक करा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब वर्ष 2022 के प्रमुख सूचकांकों की बात की जाए, हमने क्या देखा? सैन्य अभ्यास देखा। वर्ष 2022 पर ही हम केंद्रित रहेंगे क्योंकि सितंबर चल रहा है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा ये जारी किया जाता है और अमेरिका का इसमें पहला स्थान है, ठीक है। और भारत के स्थान की बात करें तो भारत का चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स
अमेरिका का पहला स्थान है, भारत का चौथा स्थान है। इसमें जो मुख्य चीजें हैं, इसमें ये चारों चीजें हैं, जैसे कि ये इंडेक्स का तो नाम हो ही गया, इसमें ये तीनों पूछा जा सकता है। पहला स्थान किसका है, भारत का स्थान क्या है और किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें केवल मुख्य चीजें शामिल करी गई हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, दूसरा यदि हम सूचकांक की बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, और ये जर्मन वाच के द्वारा जारी करी जाती है, जर्मन वाच के द्वारा जारी करी जाती है। यदि हम बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान इसमें किसी भी देश को नहीं मिला, क्योंकि प्रथम 3 स्थानों में कोई देश शामिल नहीं है। यदि हम चौथे स्थान की बात करें तो उसमें डेनमार्क शामिल है, और भारत का स्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। ये पूछा जा सकता है, इनमें प्रथम स्थान पर शामिल है, ये पूछ सकता है, या भारत का स्थान भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, प्रथम 3 में कोई शामिल नहीं है, चौथे स्थान से शुरुआत होता है, चौथा स्थान डेनमार्क का है। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, और इसको कौन जारी किया है, स्टार्टअप ब्लिंक ने जारी किया है, स्टार्टअप ब्लिंक ने जारी किया है। अमेरिका का पहला स्थान है, और भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 19वां है। अगला देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, यह IMD द्वारा जारी किया गया है। डेनमार्क का इसमें पहला स्थान है, और भारत का स्थान 37वां है, भारत का स्थान क्या है, 37वां है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की यदि हम बात करें तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान अमेरिका का है, और भारत का 43वां स्थान है, भारत का 43वां स्थान है, ठीक। यदि हम विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो यह हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा यह जारी किया जाता है। यह सिंगापुर का इसमें पहला स्थान है, इस सूचकांक में सिंगापुर का पहला स्थान है, और भारत का स्थान 131वां है, भारत का स्थान क्या है, 131वां है। यदि हम मानव विकास सूचकांक 2022 की बात करें, ये लगभग 5 दिन पहले आया था, मानव विकास सूचकांक 2022 की बात करें तो UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला हुआ है, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला हुआ है, और भारत का स्थान 132वां है, 2 स्थान पीछे खिसक गया है भारत इसमें, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें, वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड का इसमें पहला स्थान है, वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड का पहला स्थान है, जबकि भारत का 135वां स्थान है। आगे चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की यदि हम बात करें तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, और पहला स्थान आइसलैंड का है, और इसमें भी भारत का स्थान 135वां। अब देखिए 2 चीज, हमने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखा, भारत और आइसलैंड दोनों का स्थान हमने देखा, आइसलैंड पहले पे है और भारत 135वें पे है। अब हम यहां देख लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और वैश्विक शांति सूचकांक दोनों में आइसलैंड का स्थान पहले पर है, दोनों में आइसलैंड का स्थान पहले पे है, और भारत का स्थान 135वें पे। ये याद रखिएगा, एक ही साथ 2 चीजें याद हो जाए, लेकिन ध्यान ये रखना है कंफ्यूज के लिए, ये भी देखिए इकोनॉमिक्स इसमें भी आया हुआ है, इकोनॉमिक्स इसमें भी आया हुआ है, और ग्लोबल जेंडर गैप में विश्व आर्थिक मंच का नाम आया हो, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। फिनलैंड विश्व में सबसे खुशहाल देश है, जबकि भारत का स्थान 136वां है, भारत का स्थान 136वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। नॉर्वे का स्थान इसमें पहला है, जबकि भारत का स्थान 150वां है। दुखद स्थिति है, ठीक है। लोकतंत्र में प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए, और 150वां स्थान आना यह लोकतंत्र के लिए, किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान डेनमार्क को है, डेनमार्क का है, पहला स्थान इसमें किसका है, डेनमार्क का है, जबकि भारत का 180वां स्थान है, 180वां स्थान है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में भी हम पीछे हैं। आगे देखते हैं वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। उनके थीम क्या है, वर्ष 2022 में जो प्रमुख दिवस मनाए गए वैश्विक स्तर पर या भारत के स्तर पर, और उनके थीम क्या है, उनके थीम क्या है। देखिए, यदि हम जुलाई से पीछे की ओर जाएं तो जुलाई की बात करें, जो प्रमुख दिवस है विश्व जनसंख्या दिवस पड़ता है 11 जुलाई को। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या दिवस कब पड़ता है, विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई, ये भी याद रखिएगा। उसका थीम क्या है, वर्ष 2022 में उसका थीम क्या रहा, किस थीम से उसको ऑब्जर्व किया गया, यह भी ध्यान रखिएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस यदि हम देखें तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और उसका थीम था अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिसाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, रिसाइलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिसाइलेंट फ्यूचर्स फॉर ऑल, ये इसका थीम था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये सॉरी यहां पे एक सेकंड में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है। योगा फॉर ह्यूमनिटी इसकी थीम थी, योगा फॉर ह्यूमनिटी इसकी थीम थी। ठीक है, यहां से योग छूट गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। यदि हम विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो यह 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोलिडेरिटी इसकी थीम थी। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस से मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय पेय चाय है, भारत का राष्ट्रीय पेय चाय है, ध्यान रखिएगा। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम था टी एंड फेयर ट्रेड था, टी एंड फेयर ट्रेड था। आगे चलते हैं हम। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार परीक्षाओं में देखिए, ये जो दिवस हैं यहाँ पे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। योगा दिवस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण पूछा जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी पढ़ना तो सभी है, लेकिन इनको हमें ध्यान में रखना है, थीम के साथ ध्यान में रखना है, और तिथि को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है वो भी पूछ सकता है, और बहुत अधिक यदि उसे क्लिष्ट करना हुआ तो ये पूछ सकता है कि उसका थीम क्या था। तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट पृथ्वी दिवस का थीम था, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हेरिटेज एंड क्लाइमेट, हेरिटेज एंड क्लाइमेट इसका थीम था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम था आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ इसका थीम था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसका थीम था। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम जो था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर हमारा कम नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वो जो इनविजिबल है, नीचे जाने का जो इनविजिबल है, उसको ग्राउंड वाटर को हमको ऊपर लेकर आना है, यही वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी जरूरी है। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं दिवस के साथ, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इसका जो थीम था फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है।
ठीक है, कोविड टीके के बीच में जो कि बूस्टर डोज जब दिया जा रहा है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। यह 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसका जो थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, इसका जो थीम था। अब आगे चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो थीम था इस बार फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका थीम था, चूंकि डिजिटल लेन देन के रूप में जो धोखाधड़ियां हो रही है वो फेयर करने के लिए, वो शुद्ध करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, ईमानदारी से करने के लिए फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका थीम था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबको पता है 8 मार्च को होता है। इसका जो थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। देखिए कितना ही मतलब यह खेदजनक है कि विश्व की जो पूरी आबादी है उसमें नियमतः तो होनी चाहिए कम से कम आधी आबादी महिलाओं की होनी चाहिए, ठीक है। उस आधी आबादी में भी हमने उसको क्या रखा, कम कर रखा है। तो उसी संदर्भ में ये बात कही जाए कि जेंडर इक्वलिटी, हमें आज अपने जो जेंडर है सोसाइटी में, महिला और पुरुष में जो अनुपात है उसको इक्वल करना है, जेंडर उसको इक्वल करना है, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल कर सके, सस्टेन कर सके, आगे जा सके। महिला ही नहीं रहेगी या पुरुष ही नहीं रहेगा तो फिर आगे सस्टेन कैसे करेगा सोसाइटी, तो दोनों का होना जरूरी है। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो थीम था सेफगार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो हमारे की स्पीसीज होते हैं से उनको सेफ करने की बात करी जा रही है। जो हमारे की स्पीसीज होते हैं उनका इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उन्हें की स्पीसीज को सेफ करना है ताकि इकोसिस्टम रिस्टोर कर सके। जो हमने क्षति पहुंचाई है पर्यावरण की वो रिस्टोर कर सके, पर्यावरण स्वयं को समय के साथ रिस्टोर करता रहे, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यह पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। अब हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, सब जानते हैं। इसका थीम पूछा जाता है मुख्यतः तो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। वर्ष 2022 में प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था वो कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है वर्ष 2021-22, इसमें मैंने 21-22 इसमें इसलिए शामिल किया गया, कुछ पुरस्कार 21 में दिए गए, अभी वो नहीं मिले हुए चूंकि सितंबर में परीक्षा है, वर्ष 2022 में वो अभी नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए वर्ष 2021 को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका यही मुख्य वजह है, ठीक है। अब देखिए यदि हम मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 की बात करें तो परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। गीतांजलि श्री जी को मिला, ये भारत की हैं, ठीक है, भारत की हैं। इनकी जो पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड, इसका जो हिंदी अनुवाद ये जो इनकी पुस्तक है ये है रेत समाधि, इसका अनुवाद है टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद रेत समाधि का किया गया है वो अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है, ठीक है। अमेरिकी अनुवादक, पुस्तक क्या है, रेत समाधि है, उसका अंग्रेजी अनुवाद है टॉम ऑफ सैंड, और ये अंग्रेजी अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। और ये डेजी रॉकवेल कौन है, अमेरिका के हैं, अमेरिकी अनुवादक हैं, ठीक है। तो इस रेत समाधि ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पुरस्कार जीता, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज पुरस्कार इसने जीता। और यह पुरस्कार जीतने वाला यह हिंदी का पहला उपन्यास बन गया है, हिंदी का पहला उपन्यास यह बन गया, ठीक है, रेत समाधि। अब हम 2021 की बात कर ले, यदि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की बात कर ले, चूंकि कई बार पूछ देता है 22 तो कई बार क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हो गई, तो कई बार वो 21 की भी पूछ सकता। आयोग है, आयोग का मन, तो 21 में डेविड डियोप को मिला था, डेविड डियोप को मिला था, ये फ्रांस के हैं। और इनकी जो पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनकी पुस्तक है, ठीक है। आगे आते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया, उनका नाटक है सम्राट अशोक, उसके लिए दिया गया, ठीक है। यदि हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो नमिता गोखले जी को दिया गया, उनका उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। यदि हम मैथिली भाषा में, चूंकि बिहार के दृष्टिकोण से मैथिली भाषा की बात करें तो जगदीश प्रसाद मंडल जी को दिया गया और इनका उपन्यास है
पंगु, इनका उपन्यास है पंगु। मेघा मजुमदार को अ बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है वह मेघा मजुमदार जी को दिया गया। उनकी पुस्तक का नाम है अ बर्निंग। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 में दिया जाएगा, तो यह होगा 58वां। कौन सा होगा? 58वां होगा। वर्ष 2022 में यदि दिया जाएगा तो यह होगा 58वां। लेकिन अभी 22 में दिया नहीं गया है, तो वर्ष 2021 का महत्वपूर्ण है और 2020 का भी महत्वपूर्ण है। तो जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वर्ष 2021 में दिया गया, यह कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजी को दिया गया। दामोदर मावजी को दिया गया था। ये कोंकणी उपन्यासकार है, 57वां इनको दिया गया वर्ष 2021 में। यदि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये वर्ष 2020 के लिए असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया था। नीलमणि फुकन जूनियर जी को दिया गया था। ठीक है, यदि हम बुकर पुरस्कार 2021 की बात करें, देखिए मैन बुकर दूसरा होता है, बुकर दूसरा होता है। ठीक है, यदि हम बुकर पुरस्कार 2021 की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका के डेमन गलगुट को दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के डेमन गलगुट को दिया गया और इनका उपन्यास जो था द प्रॉमिस था। ठीक है, द प्रॉमिस था इनका उपन्यास, द प्रॉमिस था। सरस्वती सम्मान 2021 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया वह क्रम में 31वां सरस्वती सम्मान था। रामदरस मिश्रा जी जो कि मराठी उपन्यासकार हैं, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सरस्वती सम्मान 2020 का था, पूछ देता है कई बार, पिछले वर्षों का भी पूछ देता है या पुराना पूछ देता है, तो सरस्वती सम्मान जो 2020 का था, जो कि 30वां था, वह शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया, जो कि मराठी उपन्यासकार हैं। और उनकी उपन्यास क्या है? सनातन है। उनकी उपन्यास सनातन है, जिसका हिंदी अनुवाद पद्यजा घोरपड़े ने किया है। जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? पद्यजा घोरपड़े। अब हम देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लिए, सरस्वती पुरस्कार की बात कर लिए, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार की बात कर लिए, बुकर पुरस्कार की बात कर लिए। अब हम व्यास सम्मान की बात करते हैं, व्यास पुरस्कार की बात करते हैं। ये भी 31वां है क्रम में 31वां है 2021 का। ये असगर वजाहत जी को दिया गया था और इनकी पुस्तक है महाबली, उसके लिए दिया गया था। असगर वजाहत जी को दिया गया था, उनकी पुस्तक महाबली के लिए 31वां दिया गया था व्यास सम्मान 2021 में। बिहारी पुरस्कार 2021 में 31वां क्रम में 31वां था यह भी, और यह दिया गया मधु कांकरिया जी को। इनकी पुस्तक है हम यहाँ थे। अब देखिए, जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये जो बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार राजस्थानी लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। केवल देखिए, पुरस्कार का नाम है बिहारी, के बिरला द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अब देखिए, व्यास पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये तीनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, वर्ष 2021-22 के फिल्म संबंधी पुरस्कार, हम ऑस्कर की बात करेंगे, दादा साहब फाल्के की बात करेंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि जो हम बात करें वर्ष 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल पे, हमने जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमने बता रखा है कि दीपिका पादुकोण को ज्यूरी सदस्य के रूप में चुना गया था, और भारत के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री, वो कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पे उन्होंने वॉक किया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में आयोजित किया गया था, और यह कहाँ? लॉस एंजल्स में ये आयोजित किया गया। लॉस एंजल्स में ये पुरस्कार दिया गया, 94वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब देखिए, यदि हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा था, जिसके निर्देशक सियान हेडर हैं। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, तो विल स्मिथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए, उनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। और किस फिल्म के लिए? किंग रिचर्ड के लिए, किंग रिचर्ड के लिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो यह जेसिका चेस्टन है, जेसिका चेस्टन है, और द आइज ऑफ टैमी फे के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्ट्रेस का। अगर हम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो जेन कैपियंस है, और इन्होंने द पावर ऑफ द डॉग का इन्होंने निर्देशन किया, उसके लिए इनको 94वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 की बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसी क्रम में बात करते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण। फिल्म ऑफ द ईयर, जिस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया वह पुष्पा द राइज, ठीक है, अल्लू अर्जुन की। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया वह शेरशाह को दिया गया, ठीक है, एक्टर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, शेरशाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया रणवीर सिंह जी को दिया गया, और फिल्म कौन सी? 83 के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया कृति सेनन को दिया गया, उस फिल्म का नाम है मिमी। पंकज, शायद उसमें पंकज त्रिपाठी जी भी हैं इस फिल्म में, ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो केन घोष को दिया गया स्टेज ऑफ सेज टेम्पल अटैक, केन घोष जी को दिया गया, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, ठीक है। इसमें कोई अक्षय करके शामिल है, अक्षय करके इसमें कोई एक्टर है, ठीक है, वो है। नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें वर्ष 2021 के लिए, वर्ष 2022 का तो अभी दिया नहीं गया है, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करते हैं वर्ष 2021 के लिए। तो यदि हम पहले भौतिक 6 विषयों में के लिए दिया जाता है, 6 क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, तो हम भौतिकी विज्ञान से या भौतिकी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले हम प्राप्तकर्ता देखेंगे और किस क्षेत्र के लिए, किस काम के लिए उनको दिया गया वो देखेंगे, ठीक है। तो यदि हम विषय देखें, भौतिकी के लिए 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से 2 लोग एक विषय पे काम किए थे और एक ने अलग दूसरे विषय पे काम किया था, ठीक, 3 लोगों को दिया गया। तो कौन कौन से लोग हैं? क्लास हैसलमैन जो कि जर्मनी के हैं, स्यूकुरो मानबे ये जापान के हैं। अब देखिए इन दोनों को किसके लिए दिया गया? पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने में और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए। कहने का मतलब कि जो पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडल है उसको तैयार करने के लिए, जो कि परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करेगी और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करेगी। इस क्षेत्र के लिए इन दोनों को क्या दिया गया? भौतिकी का नोबेल दिया गया। और भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार तीसरे व्यक्ति को दिया गया वो जियोर्जियो पेरिसी हैं। ये इटली के हैं और इन्होंने इनके किस काम के लिए इनको दिया गया नोबेल पुरस्कार 2021 का? तो परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया। ठीक है, जियोर्जियो पेरिसी ये इटली के हैं। देश नाम याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लेता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भौतिकी का देखने के बाद हम देखते हैं साहित्य की बात करते हैं। तो अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला। ये तंजानिया के हैं और ये शरणार्थी समस्या को अपने साहित्य का केंद्र बनाया, उसके लिए दिया गया। देखिए, उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों की बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणा में प्रवेश के लिए दिया गया। ठीक है, करुणा में प्रवेश के लिए दिया गया। बस याद रखिए, ये पूरा मैंने पढ़ दिया, लेकिन आप बस याद लिखिए शरणार्थियों के विषय के लिए दिया गया। ठीक है, आप याद रखिए किसके लिए? पृथ्वी की भौतिक मॉडलिंग के लिए दिया गया, पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए दिया गया। ठीक है, किसके लिए दिया गया? इसमें जो ग्रहों का जो विकार है या जो उतार चढ़ाव है उसके लिए इनके दिया गया, उनमें क्या संबंध है उसके लिए दिया गया। अब हम रसायन विज्ञान की बात करें तो बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं
और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन जो कि यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, उनको दिया गया रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। और किसके लिए दिया गया? असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए, असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए। ठीक है, अब हम चिकित्सा की बात कर ले, चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो यह डेविड जूलियस को दिया गया जो कि यह यूएसए के हैं, और अर्देम पटापाउलियन को दिया गया, अर्देम पटापाउटिलियन को दिया गया। ये लेबनान के हैं, ये लेबनान के हैं। और इनको किसके लिए दिया गया? तो जो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स में जो उनकी खोज है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स में जो उनकी खोज है उसके लिए दिया गया। ठीक है, चिकित्सा में। शांति का नोबेल किसके लिए दिया गया? किसको दिया गया? तो ये मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं उनको दिया गया, और दिमित्री आंद्रेविच मुराटो को दिया गया, ये रूस के हैं, इनके लिए उनको दिया गया। ठीक है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार था मारिया रेसा जो फिलीपींस की हैं उनको दिया गया, और दिमित्री आंद्रेविच मुराटो जो कि रूस के हैं उनको दिया गया। और किसके लिए दिया गया? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काम करने के लिए दिया गया। देखिए, हमने देखा था भारत का प्रेस सूचकांक में कितना खराब स्थान था, और यहाँ पर क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, तो महत्वपूर्ण, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का होना महत्वपूर्ण है। इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में जो उन्होंने प्रयास किया ताकि लोकतंत्र को अस्थायी बनाया जा सके, अस्थायी शांति की स्थापना की जा सके, इसके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, भारत को सीखना चाहिए, प्रेस पर नियंत्रण कम करना चाहिए सरकार को। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो कि यूएसए के हैं, और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस जो कि नीदरलैंड के हैं, इनको दिया गया। दोनों ने एक विषय पर काम किया। और जो तीसरे व्यक्ति हैं डेविड कार्ड, ये कनाडाई अमेरिकी हैं, इनको भी अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया, ये दूसरे विषय पर इन्होंने काम किया। अब देखिए, पहले हम देख लेते हैं दो व्यक्ति, जोशुआ और गुइडो डब्ल्यू की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो कारण संबंध का विश्लेषण किया है इकोनॉमिक्स में, उनके लिए दिया गया। और डेविड कार्ड की बात कर ले तो इन्होंने श्रम अर्थशास्त्र में जो उनका अनुभवजन्य योगदान है, श्रम अर्थशास्त्र में जो इनका योगदान है, इसके लिए इनको दिया गया। अब आगे चलते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात करते हैं। वर्ष 2022 की प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात करते हैं। तो जुलाई माह के जो प्रमुख सम्मेलन, हम पीछे की तरफ जाते जाएंगे। जुलाई माह के जो प्रमुख सम्मेलन है, ये खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब खान और खनिजों से संबंधित जो छठा राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और इसके जो मुख्य अतिथि थे अमित शाह जी थे। हमने यहाँ पे प्रमुख बिंदु शामिल किया है, मुख्य अतिथि चूंकि अमित शाह जी थे इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया। बाकी विषयों में कौन से विषय है, उसके थीम क्या रहे, या फिर किस ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया, ये भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, जुलाई माह में ही एक और सम्मेलन हुआ, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ। यह नई दिल्ली में हुआ। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया था। एग्रीकल्चर टुडे और इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा यह आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, जून के माह में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट होता है, जून के माह में और औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट होता है, और यह कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी करते हैं, और इसमें प्रण किया जाता है, लक्ष्य लिया जाता है कि वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए जो रोड मैप बनाना है उस पर चर्चा की जाती है। ठीक है, मई में ही पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन हुआ। पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना, भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना। और मई और अप्रैल में 41वां हुनर हाट और 40वां हुनर हाट आयोजित किया गया। मई में 41वां हुनर हाट कहाँ पे हुआ? आगरा में हुआ। और अप्रैल में 40वां हुनर हाट कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। और जिस हुनर हाट का उद्देश्य था, भारत के विभिन्न राज्यों और यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के जो कारीगर है, जो शिल्पकार हैं, वो अपने हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी लगाते हैं।
यदि हम अप्रैल में देखें तो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में हुआ और इसका उद्देश्य ये था कि जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन होती है, पूरी वैश्विक सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन होती है, उन प्रमुख जो भागीदार देश हैं उनमें भारत को भी शामिल कराना, उनमें भारत को भी एक सेमीकंडक्टर निर्यातकों के रूप में शामिल करना। ठीक है, सेमिकॉन इंडिया बेंगलुरु में। विंग्स इंडिया 2022 ये मार्च में होता है। विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन ये मार्च में होता है। कहाँ होता है? तेलंगाना के हैदराबाद में होता है। इसका जो थीम था इंडिया एट 75, इंडिया एट 75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज, नया क्षितिज, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। व्यापार में निवेश और क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य था। यदि हम मार्च में देखें तो खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। इसका उद्देश्य ये था जम्मू एवं कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देना और पर्यटन का विकास करना। जम्मू और कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देना और पर्यटन का विकास करना। मार्च में ही टेक कॉन्क्लेव का आयोजन होता है नई दिल्ली में और इसका जो थीम था डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक। जो सरकार का जो सरकारी कार्य जो डिजिटलाइज हो रहे हैं उसके लिए अगली पीढ़ी की तकनीक को एक्सेप्ट करना, उनकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना। और इसका उद्देश्य जो था ताकि शासन में प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो उच्चतम स्तर तक पहुंचा सके हम। आगे देखते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। यह भी मार्च में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। यह राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यह भी मार्च में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि युवाओं को अपने देश में, युवाओं को अपने देश के लिए जो विचार हैं उनको साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ठीक है। 7-8 मार्च को इंडिया ग्लोबल फोरम आयोजित हुआ, या हम ये भी कह सकते हैं मार्च में इंडिया ग्लोबल फोरम आयोजित हुआ। और यह कहाँ हुआ? यह बेंगलुरु में हुआ। यह बेंगलुरु में हुआ और इसका जो उद्देश्य था यह फोरम भारत में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन करना था। स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न और जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन करना था, ठीक है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यह कहाँ हुआ? यह मार्च में हुआ। और कहाँ हुआ? यह हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। मार्च में हुआ 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मार्च में हुआ और हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। और इसका जो थीम था, और इस वर्ष इसका जो थीम स्टेट है वह जम्मू कश्मीर है। और जो साझेदार देश है भारत के साथ साथ उज्बेकिस्तान है। भारत के साथ साथ साझेदार देश उज्बेकिस्तान है। किसके लिए? 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ठीक है। और यह फरीदाबाद में हुआ था। इसका जो थीम स्टेट है वह जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखना है। अब हम जनवरी माह में आते हैं और भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं। 108वां विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस यह महाराष्ट्र के पुणे में होता है। और इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम था। अब देखिए हम देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात करते हैं वर्ष 2000। अभी हमने भारत में जो प्रमुख सम्मेलन हुए वर्ष 2022 में उनकी बात करी। अब हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो वैश्विक स्तर पे हुए हम उनकी बात करेंगे। जुलाई से हम पीछे की ओर जाएंगे, ठीक है। कौन सा सम्मेलन कौन सा है, आयोजन स्थल क्या रहा, वर्चुअल रहा या किसी देश में हुआ, कहाँ पे हुआ यदि उस देश में, और उसके मुख्य बिंदु की बात करेंगे। पहला है I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन जुलाई में हुआ। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन ये वर्चुअली रहा। I2U2 का मतलब क्या है? I2 का मतलब 2I, 2I है I2, ठीक है। इंडिया, इजराइल। U2 2 U है, USA और UAE, ठीक है, ध्यान देना है हमको। ये वर्चुअल रहा। I2U2 का जो पहला I2U2 शिखर सम्मेलन रहा ये वर्चुअल रहा। और इसमें 6 क्षेत्रों में, कौन कौन से 6 क्षेत्र? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, अंतरिक्ष स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, परिवहन सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ये इसके विषय रहे।
अगर हम बात करें ITU का, हमने आपको मतलब बता दिया। अब फिर बात करें जुलाई में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ स्पेन के मैड्रिड में, और इसकी अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने करी थी। और इस सम्मेलन के दौरान सबसे खास बात यह है कि नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को भी आमंत्रित किया गया। ठीक है, इसका मतलब फिनलैंड और स्वीडन अभी नाटो के सदस्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए जुलाई की ही बात करें तो 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक, यह कहाँ हुआ? किगाली में हुआ। किगाली कहाँ है? रवांडा में। और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था इसमें जयशंकर जी ने किया था, विदेश मंत्री आदरणीय श्री एस जयशंकर जी ने किया था। और अगर हम बात करें जो 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की जो बैठक होगी वह 2024 में, इसकी जो मेजबानी कौन करेगा? समोआ करेगा। ठीक है, जी शिखर का 48वां सम्मेलन, G7 शिखर का 48वां सम्मेलन, यह कहाँ हुआ? G7 का 48वां शिखर सम्मेलन यह जर्मनी में हुआ। कब हुआ? जून में हुआ। और भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसमें हिस्सा लिए। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, यह भी जून 2022 में हुआ। 2022 कहीं देखा जा रहा है तो 2022 बोलने की आवश्यकता नहीं है, जून बोलेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यह भी जून में हुआ। और यह कहाँ हुआ? लिस्बन में हुआ। लिस्बन में इसके जो सह मेजबानी करी गई वह केन्या और पुर्तगाल, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है, तो केन्या और पुर्तगाल की सरकारों ने सह मेजबानी करी। और इसका जो थीम था या जिस प्रमुख विषय पे हुआ, जल के नीचे जीवन जो है, सतत विकास SDG 14 जो है जल के नीचे जीवन से जुड़ा हुआ है, उस विषय पे इस पे चर्चा करेगी, इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें जून में ही तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। पानी पी लूं एक सेकंड। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, यह भी वर्चुअली हुआ। और जो इसका थीम, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? चीन ने करी थी। और ये जो इसका थीम था, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उसर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। उसर का मतलब होता है USHER, इसका मतलब होता है प्रवेश। क्या होता है? प्रवेश, इंटर। ठीक है, तो क्या है? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उसर इन अ न्यू इरा और ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी अध्यक्षता चीन ने करी थी। अगर हम जून में ही देखें तो युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किया गया। यह मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया गया। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें नागालैंड से राज्यसभा की सांसद एस फागोन कोन्याक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। एस फागोन कोन्याक जी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, WHO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून में हुआ। WHO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह जून में हुआ। कहाँ पे हुआ? जिनेवा में हुआ। और इसकी सह अध्यक्षता स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने करी थी। स्विट्जरलैंड में और कजाकिस्तान ने इसकी सह अध्यक्षता करी थी। SCO रैट्स सम्मेलन 2022, यह नई दिल्ली में हुआ और इसकी मेजबानी भारत ने करी थी। कब हुआ था? मई में हुआ था। SCO रैट्स सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में मेजबानी भारत ने करी थी, याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, UNCCD COP15 जो सम्मेलन हुआ यह आबिदजान में हुआ। कोटे डी आइवर के आबिदजान में हुआ। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था इसमें भूपेंद्र यादव जी ने किया था, आदरणीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। और इसकी जो थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो कमी है
लैंड में, भू क्षेत्र में, जो जीवन के स्तर में, जो जीवन में, ठीक है, और जो लेगेसी मतलब हमारा जो अधिकार है, लेगेसी मतलब जो हमारा अधिकार है, ठीक है, उसको क्या है, स्कैरसिटी मतलब कमी से किधर जाना है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना है, यही इसका थीम था। जो 7th रायसीना डायलॉग हुआ, 7th रायसीना डायलॉग, यह नई दिल्ली में हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 7th रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, मार्च में 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होता है, कहाँ पे होता है, तो ये वर्चुअली होता है, वर्चुअली होता है। और इसका जो विषय था या इसका जो थीम था, टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स हेल्दी पीपल था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्षता इसकी श्रीलंका ने करी थी। 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका ने करी थी। यह वर्चुअल हुआ था और इसका जो थीम था या विषय था, टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल, ठीक है, ये इसका थीम था। अब स्टडी इन इंडिया, एक और सम्मेलन हुआ स्टडी इन इंडिया मार्च में ही, और वह ढाका में हुआ। ढाका में हुआ, कहाँ हुआ, ढाका में हुआ। ढाका कहाँ, बांग्लादेश। और इसका उद्देश्य ये था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो शैक्षणिक, जो राजनयिक संबंध हमारे बेहतर हैं, हमारे राजनीतिक संबंध बेहतर हैं, ठीक है। 1971 में, 6 दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान के चंगुल से जो भारत ने जो उसको आज़ाद करवाया था, उसके संदर्भ में, उसी संदर्भ में अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए 6 दिसंबर को दोनों देश सब मिलकर मैत्री दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो उसी संदर्भ में एक और उपलब्धि है कि ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में स्टडी इन इंडिया सम्मेलन होता है और इसका उद्देश्य है भारत और बांग्लादेश के बीच जो शैक्षणिक आदान प्रदान है उसको बढ़ावा देना। और इसका आयोजन भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया था, भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया था। अब देखते हैं, मार्च में ही 36वां अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस होता है। कांग्रेस का मतलब बैठक, ठीक, या बैठक स्थल। 36वां अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस मार्च में नई दिल्ली में आयोजित होती है। इसका जो विषय था, इसका जो थीम था, जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, इसका थीम था। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 21वां, ये वर्चुअली किया गया था और इसे टेरी द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, टेरी द्वारा, ठीक है, आयोजित किया गया था। और इसका जो थीम था, एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना। लचीले ग्रह इन द सेंस, कहने का मतलब यह है कि जहां जो इस ग्रह पे जो भी जीव के रूप में या जंतु के रूप में जिनका भी अस्तित्व इस ग्रह पे है, सबको उनके अस्तित्व को, सबके अस्तित्व को स्वीकार करना, मतलब सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए सतत और न्यायसंगत भविष्य सुरक्षित करना इस ग्रह का, ठीक है, या इस ग्रह के वासियों का। फरवरी में यदि हम देखें तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होता है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होता है, ये बार्सिलोना में किया जाता है, ठीक है, इसका आयोजन। और इसका उद्देश्य था विभिन्न क्षेत्रों में 5G के विकास पर ध्यान देना। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ सकता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में हुआ था, फरवरी 2022 में आयोजित किया गया था। और विभिन्न क्षेत्रों में 5G, देश के विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में 5G के विकास पर ध्यान देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? और जैसा कि आपने देखा होगा, हमने केवल उन विषय वस्तुओं को टच किया है, इस सेगमेंट में शामिल किया है जिनकी संभाव्यता 67th बीपीएससी में आने की अधिक है, ठीक है। परीक्षा की तिथि निकट है, समय कम है, तो इस दृष्टि से हमें बहुत अधिक, जो हम पढ़ चुके हैं तो हमें रिवाइज करना है और बहुत अधिक चीज़ों पर बल नहीं देना है, बहुत अधिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल केंद्रित होकर एक दिशा में चलना है और हमें सफल होना है, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई अच्छी से होते रहे। अब एक संस्थान के रूप में यूनिक एग्जाम्स IAS संस्था न केवल परीक्षा के पहले बल्कि परीक्षा के बाद भी आपसे जुड़ा रहेगा और जल्द ही बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर हम आ रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और जैसे ही टेस्ट सीरीज या जैसे ही बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होती है, आपको सूचना दे दी जाएगी कि टेस्ट सीरीज कब से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। आप उसे ज्वाइन करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। तो आपकी अध्ययन के लिए, आपकी तैयारी के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय